हरिहरनाथ जी, क्लास स्टार्ट हो गई। गुड मॉर्निंग आशीष जी। पिछले क्लास में हम लोग अमेंडमेंट की बातें किए हैं शायद, क्लियर। पिछले क्लास में हम लोग संशोधन की बातें किए हैं। संशोधन कितने प्रकार से होते हैं आप लोग बोलिए। यही हुआ है ना लास्ट अमेंडमेंट। इसके अलावा क्या हुआ है? इसके अलावा भी कुछ कराया गया है। नेक्स्ट अमेंडमेंट के बाद जम्मू एंड कश्मीर मैंने कराया। क्या जम्मू एंड कश्मीर हो गया है? आप सभी जल्दी बताइए। पिछले क्लास में जम्मू एंड कश्मीर टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं। अगर पढ़ा चुका हूं तो यस जल्दी बोलिए, जल्दी कमेंट कीजिए तो मैं आगे बढ़ूं। यस, जम्मू कश्मीर पढ़ाया जा चुका है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये होगा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। and extra constitutional bodies. Constitutional and extra constitutional bodies. संवैधानिक संवैधानिक और संविधानेतर। और संविधानेतर निकाय। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक और संविधानेतर निकाय, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसे बॉडी को कहा गया है जिनका कॉन्स्टिट्यूशन के किसी न किसी आर्टिकल में मेंशन हो, उल्लेख हो। आशीष जी का विचार जरा देख लिया जाए। सर क्लास रेगुलर कौन नहीं हो रहा? एवरीडे क्लास ऑफ दिस। क्या लिख रहे हैं आशीष जी? बातें भी तो क्लियर होना चाहिए। सर क्लास रेगुलर कौन नहीं हो रहा कि क्यों नहीं हो रहा है? चलिए, अच्छा क्यों मान लिया जाए इसको, क्यों नहीं हो रहा? क्लास तो रेगुलर चल रहा आशीष जी, कब बंद रहा है? मेरे ख्याल से शायद वीक में एक दिन ही बंद रहा होगा, वैसे तो रेगुलर चल रहा है। तो अब हमारा भी कोर्स खत्म ही होने वाला है, एक दो क्लास में खत्म हो जाएगा और क्लास सभी का रेगुलर चल रहा है। लगभग कोर्स खत्म भी हो रहा है, सभी के रेगुलर चल रहे हैं। कभी वीक में एक दिन ऐसा हुआ होगा जो किसी कारण से, मान लीजिए कि कोई
टीचर अस्वस्थ हो गया, टीचर की कमी, ऐसे ही परिस्थिति, तो जनरली आपका क्लास ऑफ नहीं होते। और लोगों का भी विचार देख लें। गुड मॉर्निंग किरण जी, सुबह सर क्लास रॉन्ग चल रहा है। रॉन्ग में क्या चल रहा है भाई? सर बहुत रॉन्ग वे से क्लास चली। क्या है सुबह रॉन्ग वे? व्हाट डू मीन बाय रॉन्ग वे? सुबह जरा रॉन्ग वे को डिफाइन कीजिए। गुड मॉर्निंग शिवम, गौरव, राम राम। और अब हम लोग आ जाएं टॉपिक पर। लेकिन सुबह आपने डिफाइन नहीं किया व्हाट डू मीन बाय रॉन्ग वे। जल्दी कमेंट कीजिए, क्या रॉन्ग वे से मीनिंग है? निशांत, क्लास बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू निशांत। किरण, सर क्लास ऑनलाइन नहीं चलती है, ऐसा क्यों? क्लास नहीं ले पाए? नहीं, ऑनलाइन तो चल रहा है। कोई मोबाइल में आपके प्रॉब्लम हो सकता है, सभी स्टूडेंट का चल रहा है। कल तो वैसे ही ऑफ था मैम का क्लास, तो कल तो क्लास ही नहीं चला, तो वैसे ही नहीं सुविधा होगा। काजल मैम की क्लास, दोनों क्लास ऑफ थी। चलिए, किन्हीं कारण से क्लास ऑफ रहा, मैंने अभी बताया कुछ परिस्थितियां, जैसे टीचर अस्वस्थ हो गया एक्सेट्रा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अस्वस्थ तो कभी आप भी हो जाते होंगे तो क्लास नहीं लेते होंगे, तो इन्हीं कारणों से, और कोई बात नहीं। चलिए रोहित जी, गुड मॉर्निंग। और इस तरह से हम लोग क्लास आगे करते हैं। शिवम जी, साइंस रेगुलर नहीं होती। चलिए, मैम को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा और अब प्रॉपर वे में क्लास लेंगे। अस्वस्थ होना एक अलग बात है, अस्वस्थ होगा ही तो क्या किया जाए, ठीक है। उन्हें भी चिंता रहता है, मैम को भी क्लास का, बट अस्वस्थ होगा ही तो उसके लिए कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, और फिर रेगुलर क्लास लेंगे। हाँ, सुबह अपना विचार दे रहे हैं, बड़ा लंबा, थोड़ा देख लिया जाए। प्लीज चेक जीएस टू हिस्ट्री लेक्चर 23। अच्छा, लेक्चर इधर उधर हो गया तो उसको मैं करवा दूंगा टेक्निकल स्टाफ से बोलकर, इसके लिए सुबह परेशान ना हो। अच्छा, ये सोनू लिखे हैं कि सर मैम को कह कह कर रिजिड, क्या लिख रहे हैं भाई? चलिए ठीक है, केमिस्ट्री का भी लगेगा, सब कुछ होगा। हम लोग टॉपिक पर चलते हैं और मैं आपको बताऊं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसको कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसे बॉडी को कहते हैं। अच्छा, सुबह कह रहे हैं कि नहीं सर, सेम क्लास 2 बार हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, 2 बार ही तो हुआ है, ऐसा तो नहीं कि 1 बार नहीं हुआ है। एक भी बार नहीं हुआ हो आपको दिक्कत होता, तो 2 बार हुआ है तो 1 बार का वीडियो देखिए, एक मत देखिए। किसी तरह से मिस्टेक हुआ होगा, 2 बार क्लास हो गया होगा, होता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, और अच्छा, सुबह आप कह रहे हैं वेस्ट ऑफ टाइम, एक दिन का क्लास हो गया मिस्टेक, तो आप उनको इतने पकड़ रहे हैं कि टाइम वेस्ट हुआ। एक दिन अगर रिपीट क्लास हो गया तो आपका टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा भी मत सोचिए। हमारा टेक्निकल स्टाफ का मान लीजिए कहीं से मिस्टेक हो गया, तो इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है, वो डबल हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग बातें करेंगे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। 2 बॉडी की मैंने बात किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसे बॉडी को कहते हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन के किसी न किसी आर्टिकल में मेंशन हो, उल्लेख हो। और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसे बॉडी को कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग होने के बाद जिनका क्रिएशन किया गया हो। तो ऐसे बॉडी को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संविधानेतर निकाय कहते हैं, यानी संविधान से इतर, संविधान बनने के बाद जिनका गठन किया गया हो, इसलिए उनको संविधानेतर कहा गया है। और आइए अब हम लोग बातें करते हैं नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो, ऐसे बॉडी में सबसे पहले मैं नाम रखने चल रहा हूं, ये बॉडी होगा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी।
महान्यायवादी। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी जो हैं, इनकी व्यवस्था है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 76। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात की गई है, संवैधानिक निकाय की चर्चा है। हम लोग इनके बारे में बातें करेंगे, ये कैसा पोस्ट है। देखिए, अटॉर्नी जनरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है अंडर आर्टिकल 76, महान्यायवादी का पद भारत के संविधान में है अनुच्छेद 76 में, और ये पद जो होता है अपॉइंटेड होता है बाय प्रेसिडेंट, यानी महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बट रियली राष्ट्रपति को नियुक्त करने का पावर नहीं है। ये हमारे कंट्री का कौन होगा अटॉर्नी जनरल, हमारे देश का महान्यायवादी कौन होगा, इस बात का डिसीजन, इस बात का निर्णय लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात का डिसीजन, निर्णय लेकर के ऑन पेपर रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इस मामले में सिर्फ सिग्नेचर करते हैं। तो हमारे देश का महान्यायवादी कौन होगा, इस बात का निर्णय केंद्र की सरकार लेती है, और केंद्र की सरकार अनुशंसा सिफारिश करती है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करते हैं। उसी हस्ताक्षर सिग्नेचर के द्वारा अटॉर्नी जनरल बाय प्रेसिडेंट नियुक्त हो गए, अपॉइंटेड हो गए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अटॉर्नी जनरल को माना गया है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। आपके कंट्री का फर्स्ट लॉ ऑफिसर यही होते हैं। एसएससी कमीशन यहां पर क्वेश्चन भी कर चुका है, ये क्वेश्चन सीपीओ में भी पूछा गया है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया इनमें से कौन होता है। ऑप्शन में दिया गया था इस प्रकार से प्रेसिडेंट, नेक्स्ट दिया था इस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर, और नेक्स्ट दिया था लॉ मिनिस्टर, और नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल। आपका जवाब क्या होगा, ये। तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल होते हैं। वर्क इनके क्या है समझिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं ये देखते हैं। कोई भी केस, किसी भी तरह से किसी कोर्ट में केस है, तो केंद्र सरकार की तरफ से पैरवीकार के रूप में यही होते हैं। सभी कुछ उसका पैरवी करना, इंडिया के किसी भी कोर्ट में केंद्र सरकार के मामले में कोई केस है, ये पैरवीकार के रूप में होते हैं। और लॉ के मामले में अनेक तरह से सहयोग, सहायता केंद्र सरकार को ये करते हैं। ये इनके वर्क है, कार्य है। लेकिन अब हम लोग बातें करें, क्या अटॉर्नी जनरल जो इस पोस्ट पर अपॉइंटेड होता है उसकी योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन की बात हम लोग किया जाए तो अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन, योग्यता की बात किया जाए तो इनकी क्वालिफिकेशन जो दी गई है, इनकी क्वालिफिकेशंस यानी योग्यताओं की बात किया जाए तो ये इनकी योग्यता में दिया गया है। और ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी योग्यता मानी गई। और याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जज मैंने डिस्कस आपसे किया था, तो मैंने बताया था भारत का नागरिक पहली जरूरत, नेक्स्ट बताया था कि किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो, और नेक्स्ट बताया था कम से कम 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकालत का अनुभव, और नेक्स्ट मैंने बोला था माना जाना ज्यूरिस्ट। अर्थात इनकी योग्यता में रखा गया है ऐसा कोई व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता रखता हो, इनके साथ ये व्यवस्था है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से वकालत का अनुभव, तो बहुत अनुभवी व्यक्ति, लॉ का जो एक्सपर्ट होता है, ऐसे ही व्यक्ति को गवर्नमेंट रिकमेंड करती है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर, अपॉइंटेड हो गए। तो इनकी योग्यता एक जज के समान रखा गया है। ऐसे एक व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के रूप में अपॉइंट किया जाता है, जो हमारे भारत देश का प्रथम विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर के रूप में होता है। लेकिन आगे भी बढ़कर हम लोग देखते हैं, कमीशन आपसे क्वेश्चन करता है, क्या अटॉर्नी जनरल पोस्ट पर रहते हुए ये व्यक्ति वकालत अपना निजी प्रैक्टिस कर सकता है कि नहीं? आपका जवाब होगा यस, कर सकता है। तो जो भी अटॉर्नी जनरल पोस्ट पर होता है, इस पोस्ट पर रहते हुए वह अपना निजी प्रैक्टिस, निजी वकालत करता है, उसको कोई रोक संविधान नहीं लगाया है। तो भारत के किसी भी कोर्ट में वह वकालत करना चाहता है, किसी केस में पैरवी अपना निजी प्रैक्टिस करता रहेगा, और अटॉर्नी जनरल पोस्ट की भी जिम्मेदारी संभालेगा। तो अटॉर्नी जनरल का कार्य क्या है आपने समझा, इनकी योग्यता क्या है आपने समझा। अब हम लोग टेन्योर की बात करें, टर्म की बात करें, तो देखिए अटॉर्नी जनरल कह के जैसे 6 इयर्स टर्म नहीं है। इसी प्रकार से देखा जाए
तो गवर्नर जनरल प्रेसिडेंट के जैसे भी 5 इयर्स नहीं, इनके लिए क्या है, सरकार के साथ आते हैं और सरकार के साथ जाते हैं, फिक्स टर्म नहीं। माना कि मोदी गवर्नमेंट आज है, अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया है जिस किसी व्यक्ति को, कल को मोदी गवर्नमेंट चली जाती है तो दूसरी गवर्नमेंट इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, दूसरा अटॉर्नी जनरल। तो इस प्रकार से माना गया है कि सरकार के साथ आते हैं, सरकार के साथ जाते हैं, फिक्स इनका टर्म नहीं दिया गया है, 4 इयर्स, 5 इयर्स, 6 इयर्स, नथिंग, कोई फिक्स इनका टर्म नहीं। ये है अटॉर्नी जनरल। कार्यों की भी बात आपने देखा, अब इनको विशेष जो अधिकार प्राप्त हैं उनको देखा जाए। अटॉर्नी जनरल को अधिकार प्राप्त है, ये पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में पार्टिसिपेट करते हैं, संसद के दोनों सदनों में भाग लेते हैं और स्पीच भाषण भी देते हैं। तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में पार्टिसिपेट करते हैं, मिनिस्टर के चेयर को अटेंड करते हैं और स्पीच भाषण भी देते हैं। लेकिन कमीशन आपसे क्वेश्चन कर चुका है, यह क्वेश्चन सीडीएस में भी पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इनमें से किस परिस्थिति में इंडिया का अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? तो देखिए परिस्थिति एक है, सिर्फ और सिर्फ वो परिस्थिति क्या है, वोटिंग, मतदान। मैंने अभी बताया कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, लेकिन कोई भी हाउस हो, लोकसभा या राज्यसभा, जिस समय वोटिंग, मतदान चल रहा है, उस वोटिंग के समय में उस हाउस में अटॉर्नी जनरल की एंट्री नहीं होगी, प्रवेश नहीं करेंगे। क्यों? वोटिंग के ड्यूरेशन में मात्र वही उस हाउस में पार्टिसिपेट करते हैं जो रिलेटेड हाउस के मेंबर हैं, तो मेंबरशिप नहीं, इसलिए उस रिलेटेड हाउस में एंट्री नहीं। वोटिंग में सिर्फ वही प्रवेश, उसी की एंट्री जो उस हाउस के मेंबर है। और अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट के दोनों में से किसी हाउस के मेंबर नहीं होते, इसलिए उन्हें पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं होता। तो कमीशन आपसे क्वेश्चन कर चुका है, इनमें से किस परिस्थिति में अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट के किसी हाउस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? आपका जवाब होगा वोटिंग, मतदान, यही ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से ये अटॉर्नी जनरल की व्यवस्था की गई। अब आइए हम लोग बातें करेंगे, ये करेंगे, कमीशन रिपीटेड क्वेश्चन एक बार पूछा है, यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस में भी पूछा है, एक क्वेश्चन एफसीआई में भी पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इनमें से कौन थे? भारत के प्रथम महान्यायवादी इनमें से कौन से? बोलिएगा आप लोग, जल्दी अपनी कमेंट कीजिए, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? बोलिएगा, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। किरण, क्या ये टॉपिक पीडीएफ अपलोड नहीं है? मेरे ख्याल से तो अपलोड करा चुका हूं, और ये 3 दिन पहले कराया हूं, 2 दिन पहले। बाई चांस नहीं कराए होंगे, अभी मैं चेक कर लूंगा क्लास के बाद। और किरण आप चिंता न कीजिए, मैं अभी करवा दूंगा, सेंड कर दूंगा, ये लोग करवा देंगे। मुझे याद है जहां तक करवाए हैं, अगर नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा, चिंता न कीजिए। निशान जवाब दिए हैं वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी, और किरण का जवाब है मोदी जी। गलत जवाब है, सभी के जवाब गलत हैं अभी तक। जल्दी सही जवाब देने वाले लोग दीजिए। हु वाज फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत का महान्यायवादी, प्रथम महान्यायवादी कौन था? जल्दी, कोई जल्दी जवाब दीजिए, कमेंट दीजिए। नहीं, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपीएससी आईएएस में भी पूछा है और सीएपीएफ में भी पूछा गया है, पीसीएस में रिपीटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे मोतीलाल चीमनलाल सीतलवाड़। ये हमारे देश के पहले महान्यायवादी। क्लियर? तो सभी के जवाब गलत थे जो आपने कमेंट किए थे, सही जवाब यही है और पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से आपने, बिक्कू ने लिखा है नीलम संजू रेड्डी। नीलम संजू रेड्डी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति थे। ऐसे अटपटा जवाब मत दीजिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा, ये होगा नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा, और ये होगा
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। शॉर्ट में इन्हें कहा जाता है कैग सीएजी। देखिए सीएजी कैग के लिए आर्टिकल है और इनके लिए आर्टिकल है 148 टू 151। एक कैग का आर्टिकल। तो आइए देखा जाए कैग जो पोस्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। इनसे संबंधित हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था क्या है इनके बारे में हम लोग बातें करें। तो कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अच्छा अमृत राज का थोड़ा देख लिया जाए। अर्जुन का भी एमसीसी तलवार बिल्कुल सही है। अमृत राज कह रहे हैं कि सर एक बार और बोल दीजिए फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे। लिख दे रहे हैं आप चिंता न कीजिए अमृत राज वो नाम लिख दे रहे हैं। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल का नाम था अमृत राज। ये था नाम मोतीलाल चिमनलाल। मोतीलाल चिमनलाल शीतलवाड़ ये नाम था। तो शॉर्ट में इनको एमसी शीतलवाड़ भी कहते हैं। तो ये नाम था मोतीलाल चिमनलाल शीतलवाड़। ये फर्स्ट अटॉर्नी जनरल हो गया। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बातें करने गए सीएजी। सीएजी पोस्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पोस्ट है अंडर आर्टिकल 148 टू 151। आइए देखा जाए इनके लिए क्या है। किरण का भी कमेंट जरा देख लें। सर सुने में कंफ्यूजन हो गया था मैंने सुन लिया कौन है प्रेजेंट टाइम। अच्छा चलिए कोई बात नहीं किरण। आइए हम लोग चलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बातें करते हैं। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बातें करेंगे। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो पोस्ट होता है हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट होता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंटेड होता है बाय प्रेसिडेंट, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। और अब हम लोग बातें करेंगे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं रियली हटाने का नियुक्त करने का पावर इनको नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको चाहती है कैग के रूप में अपॉइंट करना ऑन पेपर रिकमेंड करती है, फॉर्मली प्रेसिडेंट का सिर्फ सिग्नेचर है। तो रियली कैग अपॉइंट करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है, केंद्र की सरकार को। अब हम लोग बातें करें इनके रिमूवल की। तो रिमूवल की व्यवस्था इनकी बाई प्रेसिडेंट नहीं, इनके रिमूवल की व्यवस्था दी गई है बाई पार्लियामेंट। तो संसद के द्वारा ये हटाए जाते हैं। हटाने का पावर राष्ट्रपति को नहीं है, एक्सिक्यूटिव कार्यपालिका को नहीं है, सरकार के मंत्री प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री नहीं हटा सकते। इनके हटाने की व्यवस्था है बाई पार्लियामेंट संसद के द्वारा। और संसद के द्वारा जो हटाने की व्यवस्था है उसके लिए बहुमत दिया गया है बाई स्पेशल मेजॉरिटी। तो संसद के बहुमत दोनों सदनों से सेपरेट अलग अलग विशेष बहुमत से पास होगा तभी हटाया जाए। और इस प्रकार से अब कैग की बात किया जाए तो कैग हमारी कंट्री का जनरली देखा गया है जाने माने जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं नौकरशाह, इन्हीं को
गवर्नमेंट इस पद पर नियुक्त करना जरूरी समझती है, आज तक नियुक्त की है। तो इस प्रकार से कैग जो होते हैं, अब इनके कार्यों की बात हम लोग करेंगे, लेकिन कार्यों से पहले एक बात और कर लें। हम लोग ये देखें कि कैग जो होता है उसका टर्म कितना होता है, कैग का कार्यकाल कितना होता है। तो कैग का टर्म कार्यकाल होता है और ये होता है 6 वर्ष, 6 ईयर्स। एक कैग का टर्म 6 वर्ष इनका टर्म होता है, 6 ईयर इनका कार्यकाल होता है। अब हम लोग बातें करेंगे मैक्सिमम एज। तो कैग का मैक्सिमम एज अधिकतम उम्र होता है और ये है 65 ईयर्स, 65 वर्ष इनका मैक्सिमम एज अधिकतम उम्र होता है। पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कैग के लिए, यूपी पीसीएस यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि कैग का पोस्ट वैकेंट होता है, कैग का पद रिक्त होता है, इनमें से किस परिस्थिति में। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनिएगा जो यूपी पीसीएस ने पूछा है पीटी में, कि कैग का पोस्ट इनमें से किस परिस्थिति में रिक्त होता है, किस कंडीशन में वैकेंट होता है। ऑप्शन में दिया था जब मैक्सिमम एज 65 ईयर्स कंप्लीट हो, बी ऑप्शन जब टर्म 6 ईयर कंप्लीट हो, और सी ऑप्शन दिया था दोनों में जो पहले पूरा हो, कंप्लीट हो। डी ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। आप लोग जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। फिर से मैं क्वेश्चन सुना दूं, यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछा है पीटी में कि कैग का पोस्ट वैकेंट होता है, कैग का पद रिक्त होता है, इनमें से किस परिस्थिति में। परिस्थिति नंबर फर्स्ट ये दिया था जब कैग का अधिकतम उम्र पूरा हो जाए 65 वर्ष। नेक्स्ट जब कैग 6 ईयर टर्म कंप्लीट कर ले, और सी ऑप्शन दोनों में जो पहले कंप्लीट हो, डी नॉन ऑफ दिस। जवाब जल्दी दीजिए। ठीक है, और लोग, वेरी गुड, और लोग। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब मात्र 3 लोगों ने दिया, चौथा भी जवाब आ गया। बट खुशी यह है काफी लोग जवाब दे दिए। खुशी यह है कि जितने लोगों ने जवाब दिया सबने सही जवाब दिया। अर्थात इसका मीनिंग यह हुआ कि आप लोग क्लास को बहुत सीरियस लेते हैं, बहुत चट्टे ढंग से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। सबने सही जवाब दिया। तो जैसे कैग पोस्ट पर है, मैक्सिमम एज कंप्लीट कर लिया, मान लीजिए कैग अपॉइंट हुआ 63 ईयर्स के एज में, तो जाहिर सी बात है आफ्टर 2 ईयर मैक्सिमम एज कंप्लीट, 65 कंप्लीट, इसलिए 6 वर्ष नहीं रहेंगे, 2 वर्ष में ही रिटायर्ड। कोई सपोज कर लीजिए 55 वर्ष की अवस्था में कैग अपॉइंट हुआ, तो 65 वर्ष तक नहीं रहेगा, 6 वर्ष कंप्लीट हो गया पहले और 65 वर्ष से पहले ही रिटायर्ड हो गए। तो इसलिए बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया, दोनों में जो पहले कंप्लीट हो। इस प्रकार से आपने देखा अटॉर्नी जनरल के जैसे कैग के साथ आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं है कैग के साथ कि सरकार के साथ आते हो, सरकार के साथ जाते हो। अगर सरकार गिर गई तो अटॉर्नी जनरल भी चले गए, दूसरी सरकार आई, दूसरे अटॉर्नी जनरल। बट सरकार गिर गई या इलेक्शन हुआ, जो सरकार पार्टी की, जो पार्टी की सरकार थी, इलेक्शन हुआ, हार गए, तो कैग उसके साथ चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप याद कीजिए नरेंद्र मोदी सरकार थी, इलेक्शन लड़ी, संजोग से वही बीजेपी नरेंद्र मोदी सरकार आ गई। अगर हार भी गए होते तो कैग नहीं हटते, कैग रहते। आप याद कीजिए मनमोहन सिंह सरकार के समय जो कैग थे, कांग्रेस हार गई जबरदस्त, मोदी सरकार आ गई 2014 में, कैग वैसे ही रहे। तो कैग का फिक्स है टर्म 6 ईयर और मैक्सिमम 65, ये रहेंगे ही, सरकार आवे या जाए। लेकिन अटॉर्नी जनरल कैग के जैसे नहीं है, सरकार के साथ आते हैं, सरकार के साथ जाते हैं। क्लियर? तो कैग और अटॉर्नी जनरल में एक बड़ा डिफरेंस आपने देखा। अब हम लोग बातें करेंगे वर्क हटाने की भी व्यवस्था। आपने देखा अटॉर्नी जनरल के जैसे नहीं है। अटॉर्नी जनरल के लिए व्यवस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन पेपर रिकमेंड करेगी, प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर दिए, अटॉर्नी जनरल को सरकार कभी भी चाहे तो इस तरह से रिकमेंड करके हटवा सकती है। बट कैग के लिए हटाने, रिमूवल की व्यवस्था, प्रोसीजर ऐसा नहीं है। इनके लिए व्यवस्था है पार्लियामेंट के द्वारा
और वो भी विशेष बहुमत से पास होगा तभी हटेंगे, अदरवाइज नहीं। इसके बाद हम लोग बातें करें तो कैग का वर्क क्या है, इनका काम क्या है, इनकी बातें करेंगे। गौरव कुछ कमेंट लिख रहे हैं बड़े देर से, सर इंटरनेशनल कोर्ट में भारत की ओर से केस कौन लड़ता है? अच्छा, भारत की ओर से कोई भी लड़ेगा, जो भी एडवोकेट होगा। जैसे अभी जाधव के मामले में आपने देखा हरीश साल्वे एडवोकेट थे इंडिया के, तो किसी भी केस में कोई जरूरी नहीं कि फिक्स है कि हरीश साल्वे ही होंगे, कोई भी एडवोकेट जो भारत सरकार का पैरवी करता है केस लड़ेगा। जैसे जाधव के मामले में हरीश साल्वे जी ने पैरवी किया और ऑल ओवर वर्ल्ड में हरीश साल्वे जी का नाम चर्चा में है, बहुत अच्छे ढंग से पैरवी, भारत को एक बड़ा विजय दिलाया। ठीक है, तो जो भी एडवोकेट इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से होगा वो केस लड़ता है। ठीक है, किरण सर सीएजी क्या वर्क करती है? तो मैं वही तो पढ़ाने चल रहा हूं किरण, अब बताने चल रहा हूं वर्क, चिंता मत कीजिए। तो हम वर्क की बातें चल रहे हैं करने, आइए देखा जाए कैग का वर्क क्या है। कैग का वर्क इस प्रकार से है, कैग जो होते हैं उनका काम है जब कभी भी आपकी कंट्री में कोई स्कैम होता है, हमारे देश में जब कभी भी कोई स्कैम, कोई घोटाला, कोई लूटपाट होता है, तो गवर्नमेंट का कोई भी मिनिस्टर है, कोई भी ऑफिसर, किसी भी तरह से कभी कोई स्कैम हुआ, कोई घोटाला हुआ, तो ऐसे परिस्थिति में कैग ही उसका ऑडिट करते हैं। तो कभी भी कोई स्कैम होता है, घोटाला, तो ऐसे परिस्थिति में कैग ऑडिट करते हैं और कैग ऑडिट करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसको बोला जाता है ऑडिट रिपोर्ट। और ध्यान दीजिएगा, कैग अपना ऑडिट रिपोर्ट किसको देंगे ये भी देखिए। कैग अपना ऑडिट रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो कैग अपना ऑडिट रिपोर्ट देते हैं राष्ट्रपति को, और इस प्रकार से एसएससी कमीशन भी ये क्वेश्चन कर चुका है, कैग अपना ऑडिट रिपोर्ट देता है। ऑप्शन दिया था टू द फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री को, टू द प्राइम मिनिस्टर, नेक्स्ट दिया था टू द फाइनेंस सेक्रेटरी, और नेक्स्ट दिया था क्या, प्रेसिडेंट। तो आप समझ ही गए होंगे सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रकार से थोड़ी सी बातें और समझ लें। कैग जो अपना ऑडिट रिपोर्ट देता है, अपने ऑडिट रिपोर्ट को कैग इस प्रकार से भी देता है, ध्यान दीजिएगा, ऑडिट रिपोर्ट को इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कैग ऑडिट कर रहा है, ये कैग पोस्ट है, ऑडिट कर रहा है, इसने ऑडिट किया और ऑडिट करके जो रिपोर्ट तैयार किया जिसको ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं, जो इस स्कैम का ऑडिट किया, अगर वह स्कैम सेंटर से रिलेटेड है तो अपना ऑडिट रिपोर्ट कैग किसको देगा, राष्ट्रपति को। ये सेंटर से रिलेटेड अगर ऑडिट रिपोर्ट है तो, और किसी भी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑडिट रिपोर्ट है, ये स्कैम राज्य सरकार से संबंधित, तो ऑडिट रिपोर्ट किसको देगा, गवर्नर को। तो रिलेटेड स्टेट गवर्नर को यह ऑडिट रिपोर्ट देगा। तो इस प्रकार से ये कैग का कार्य होता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ये काम है इस प्रकार से अकॉर्डिंगली, इस प्रकार से ऑडिट रिपोर्ट देते हैं। किसी राज्य सरकार से संबंधित कोई स्कैम, कोई घोटाला है, तो उस राज्य के गवर्नर को ऑडिट करके इंडिया का कैग रिपोर्ट देगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई स्कैम, घोटाला है तो प्रेसिडेंट को ये अपना ऑडिट रिपोर्ट देगा। तो जैसी बातें होंगी उस तरह से ऑडिट रिपोर्ट देगा। एक जरूरी बात और आपको बता दूं, जरूरी बात यह है कि कैग के साथ कुछ और बातें हैं जो कमीशन क्वेश्चन किया है। इस प्रकार से 1976 तक, 1976 तक इंडिया का कैग डुअल रोल प्ले करता था, भारत का कैग डुअल रोल प्ले करता था। और डुअल रोल क्या था, नंबर फर्स्ट रोल इसका था अकाउंटिंग, नंबर फर्स्ट रोल अकाउंटिंग, यानी हिंदी में आप बोलेंगे लेखांकन, ये फर्स्ट रोल, पहली भूमिका। कैग का एक और रोल था और ये रोल ऑडिट का था, यानी हिंदी में कहेंगे लेखा परीक्षण।
लेखा परीक्षक, समझेंगे। तो इस प्रकार से कैग दो काम करता था, लेकिन 1976 की बात है, इंडिया का कैग इनके जिम्मेदारी से अकाउंटिंग को हटा दिया। यहां समझिएगा, बीपीएससी बिहार पीसीएस में क्वेश्चन कर चुका है और ये क्वेश्चन सीएपीएफ में यूपीएससी पूछा है, दोनों जगह रिपीटेड है। क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया का कैग कब तक अकाउंटिंग एंड ऑडिट का काम करता रहा। आपका जवाब यूपीएससी भी पूछा है, सीएपीएफ में, बिहार पीसीएस में भी पूछा गया है। आपका जवाब 1976। यहीं से क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी, और यूपीएससी आईएएस-पीटी में पूछा है कि इंडिया का कैग ऑडिट के अतिरिक्त एक और कौन काम करता था। अब एबीसीडी ऑप्शन होगा, सही जवाब आपका होगा अकाउंटिंग, लेखांकन। तो कब तक दोनों काम करता था, हो गया। कब से इंडिया का कैग सिर्फ ऑडिट का काम शुरू किया, तो इसका भी जवाब 1976। इसी समय से सिर्फ ऑडिट, उसके पहले दोनों करता था। तो इस प्रकार से एक बड़ा चेंजिंग हुआ भारत सरकार के द्वारा 1976 में भारत सरकार ने इनके एक जिम्मेदारी को हटा दिया, सिर्फ ऑडिट का काम आज भी करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, अमृत राज कह रहे हैं कि सर कैग केवल मंत्री के प्रति घोटाले में एक्टिव है क्या, या फिर ऑफिसर। आप ये समझिए, अमृत राज किसी भी तरह से स्कैम, पब्लिक का मनी, जो धन हम आप दिए हैं वो पब्लिक का मनी है, और उसका किसी भी तरह से स्कैम हुआ, ये ऑडिट करेगा। ये किसी व्यक्ति, पर्सन, कोई एक पोस्ट की बात नहीं। आप समझ गए होंगे अमृत राज। तो इस प्रकार से आप पवित्र मंडल जी, नमस्कार। बहुत देर से लगता है जुड़े हैं शायद, क्योंकि आपका अभिवादन बहुत देर के बाद आ रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत देर के बाद आप जुड़े हैं। चलिए, अच्छी बात है, हम लोग आगे चलते हैं। और इस प्रकार से वसीम का क्वेश्चन है कि स्टेट में कौन होता है। वसीम, ये ध्यान दीजिए, कैग, आपके इस क्वेश्चन का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं, ध्यान नहीं दिए। मैंने अभी बताया कि किसी स्टेट के, राज्य में स्कैम घोटाला हुआ तो ये ही ऑडिट करेगा, ऑडिट करके गवर्नर को देगा। तो ऑल ओवर इंडिया के लिए कैग, वसीम, आपके कंट्री में एक ही होता है, कंट्रोलर इन ऑडिटर जनरल, कैग एक होता है अंडर आर्टिकल 148 टू 151, दूसरा कोई कैग नहीं। तो राय से संबंधित स्कैम है तो गवर्नर को ऑडिट रिपोर्ट देगा, केंद्र से संबंधित है स्कैम तो प्रेसिडेंट, राज्यों में अलग नहीं है। क्लियर हो गया? तो वसीम, आपके ये डाउट क्लियर हो गए? अगर क्लियर आपको भी हो गया हमारी बातों से, तो अपनी स्टेटमेंट, अपने कमेंट को बदल कर दीजिए। अब तो मैं बता चुका हूं, तो कौन कौन अभी मत लिखिए। अब समझ में आ गया हो तो, या नहीं आया हो तो बोलिए, ठीक है? आइए कैग के बारे में आगे हम देखते हैं। तो इस प्रकार से एक कैग पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया के लिए एक ही, राज्यों के लिए अलग नहीं। अगर केंद्र से रिलेटेड स्कैम है तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट, राज्यों से संबंधित है ये। ध्यान दीजिए, प्राइवेट कंपनियों का ये ऑडिट नहीं करता। जितने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, सबका ऑडिट करता है। इसी प्रकार से जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग हैं, जितने भी लोक निगम है, पब्लिक कॉर्पोरेशन, उन सबका ऑडिट करता है। और लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन यानी डिस्ट्रिक्ट पंचायत या नगर पालिका, नगर निगम में कोई स्कैम हुआ और राज्य की सरकार रिक्वेस्ट करती है, चाहती है ऑडिट, केंद्र से करती है, तो सीएजी इनका भी, लोकल गवर्नमेंट का भी ऑडिट करता है। बट प्राइवेट कंपनियों की ऑडिट इनके अंडर में नहीं। यूपीएससी आईएएस में सेंटेंस देकर के आईएएस-पीटी में क्वेश्चन पूछा है कि कैग से संबंधित इनमें से क्या सत्य है, और सेंटेंस देकर दिया था। तो जिस सेंटेंस में दिया है कि कैग सभी कंपनियों की ये ऑडिट करता है, गलत है सेंटेंस, प्राइवेट कंपनियों का नहीं। तो इस तरह से देता है सेंटेंस कि कैग सिर्फ सरकारी कंपनी और लोक निगम का ऑडिट करता है, सेंटेंस सही। ये स्थानीय शासन यानी लोकल गवर्नमेंट, नगर निगम के मामले में ऑडिट करता है, आप समझ गए होंगे सही। तो सरकार, राज्य सरकार के रिक्वेस्ट, निवेदन पर ये भी करता है। इस प्रकार से सारे विभाग, डिपार्टमेंट। तो ऐसे भी क्वेश्चन यूपीएससी आईएएस में पूछा है कि कैग से रिलेटेड इनमें से कौन सा सेट सत्य है, सेंटेंस दे दिया और नीचे एबीसीडी 4 सेट दिया। तो कैग से रिलेटेड टोटल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो यूपीएससी जो आईएएस में पूछा है, सीडीएस में, ऐसे भी सेट, उनके सत्य सत्य
कॉन्सेप्चुअल सही करेंगे, एसएससी में सीपीयू में पूछा है फैक्चुअल, वो भी सही करेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो मेरे ख्याल से जो बातें मैंने कैग से संबंधित किया, अब कोई टेंशन नहीं रहा। मैंने ये बताया कैग अपॉइंटेड किसके द्वारा, क्लियर है। हटाए किसके द्वारा, ये भी क्लियर, बाय पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी। रिजाइन किसको करेंगे, राष्ट्रपति को। और इनके हटाने का वही तरीका है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, इनके हटाने का वही तरीका जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज का, सेम वही तरीका है, वही पार्लियामेंट के द्वारा। और इस प्रकार से हटाना, रेजिग्नेशन, कार्य इनका क्या है, ये सभी कुछ देख लिए। और टर्म कितना है, मैक्सिमम एज क्या है, सभी कुछ देख लिए। हम लोग बातें करेंगे कि भारत का प्रथम कैग कौन था। और आपसे क्वेश्चन ये कर रहा हूं, जल्दी जवाब आप लोग दीजिए। वाज फर्स्ट कैग ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम कैग कौन था, कोई बताएंगे। प्रथम कैग हमारे कंट्री का, वाज फर्स्ट कैग ऑफ इंडिया, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी। कोई नहीं करेंगे। आइए, फर्स्ट कैग ऑफ इंडिया का नाम ये थे नरहरि राव। नरहरि राव तो फर्स्ट कैग ऑफ इंडिया हुआ करते थे, बल्कि इनको सीधे से इस तरह से कहिए, वी नरहरि राव तो अच्छा होगा और अच्छा होगा। तो वी नरहरि राव भारत के प्रथम कैग थे। और इस प्रकार से यहां से भी सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बाद। अब हम लोग नेक्स्ट बातें करते हैं, और नेक्स्ट बातें हम लोग करेंगे, ये होगा फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग। तो आइए देखा जाए, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग कैसी बॉडी है। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग के लिए सबसे पहले हम लोग आर्टिकल की बातें करें। इनका आर्टिकल है 280। तो अनुच्छेद 280 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात की गई है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का नेम है फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग। तो हमारे देश में अनुच्छेद 280 में जो कमीशन की बात की गई है, ये है फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग। अर्जुन कुमार, ये 1948 ये क्या दे रहे हैं, अपना नंबर दे रहे हैं क्या? अर्जुन कुमार ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं क्या हम लोगों को? चलिए आइए आगे। तो फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की बात किया जाए, ये वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की जो व्यवस्था है, इनके बारे में बात करें। देखिए, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में आपके यहां व्यवस्था दिया गया था कि भारत के संविधान लागू होने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंप्लीमेंट होने के बाद विद इन 2 ईयर्स इंडिया में एक फाइनेंस कमीशन सेटअप होगा। तो भारत का संविधान लागू कब हुआ आप जानते होंगे। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। और कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है अंडर आर्टिकल 280 के लिए, वित्त आयोग के लिए, कि संविधान लागू होने के बाद विद इन 2 ईयर्स फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग इस्टेब्लिश होना चाहिए, अपॉइंटेड होना चाहिए। तो विद इन 2 ईयर का मतलब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और 2 वर्ष के अंदर का मतलब हुआ 26 जनवरी 1952 से पहले ये काम होना चाहिए। आप सभी जानते होंगे, आपके कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो संविधान की यह जिम्मेदारी, ये व्यवस्था उन्हीं के जिम्मे था। नेहरू जी ने इस काम को बखूबी निभाया, अच्छे ढंग से। क्या किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने एक एक्ट पास किया, और ये था फाइनेंस एक्ट। ये था फाइनेंस एक्ट। और नेहरू जी की सरकार ने फाइनेंस एक्ट तैयार किया, ये 1951। तो वित्त अधिनियम
नेहरू सरकार ने वित्त अधिनियम तैयार किया और वित्त अधिनियम नेहरू सरकार ने तैयार किया, ये समय था 1951 में। और बाय दिस इसी वित्त अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में वित्त आयोग का गठन हुआ। तो आपसे कमीशन क्वेश्चन करेगा कि इंडिया में फर्स्ट टाइम फाइनेंस कमीशन अपॉइंटेड हुआ इन विच ईयर? आपका जवाब 1951। आपसे कमीशन क्वेश्चन कर चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हु वाज चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन? प्रथम वित्त आयोग का सभापति कौन था? क्या जवाब देंगे? प्रथम वित्त आयोग के सभापति का नाम होगा के सी नियोगी। तो केसी नियोगी, केसी नियोगी वित्त आयोग के प्रथम सभापति थे। केसी नियोगी प्रथम सभापति वित्त आयोग के थे। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा है कि वित्त आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? आपके पास जवाब है। और अब हम लोग बातें करेंगे वित्त आयोग से संबंधित बहुत सारी बातें। जैसे हम लोग बातें करेंगे कि वित्त आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, इनके मेंबर कौन होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये वर्क क्या करते हैं, इनके मेंबर कैसे हटाए जाते, रिजाइन कैसे करते, और इस प्रकार से इनका टर्म टेन्योर कितना होता है, ये सभी बातें अब फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखा जाए। तो वित्त आयोग से संबंधित अब हम लोग बातें करें इस प्रकार से। सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे वित्त आयोग के चेयरमैन और उनके मेंबर जो होते हैं, इनके अपॉइंटमेंट की व्यवस्था कैसे। देखिए, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था दिया गया है कि वित्त आयोग के एक चेयरमैन होंगे एंड अदर 4 मेंबर्स होंगे। तो वित्त आयोग के एक सभापति होंगे और अन्य 4 सदस्य होंगे। ये मूल संविधान ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था है। और आगे क्या दिया गया है? चेयरमैन एंड अदर ऑल मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो इस आयोग वित्त आयोग के सभापति और अन्य सभी 4 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, इनके मैक्सिमम एज का कोई लिमिटेशन नहीं, अधिकतम उम्र की कोई सीमांकन, कोई सीमा नहीं। टर्म इनका है, टर्म फाइनेंस कमीशन का कितना है? 5 इयर्स। लेकिन आपके कंट्री में कई बार देखा गया है 5 इयर्स के बिफोर भी कमीशन समाप्त हो गई। कैसे? मान लीजिए 4.25 वर्ष, 4.5 वर्ष, 4 वर्ष, 10.5 महीना, ऐसे 5 वर्ष से पहले इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट देने के बाद इनका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो टर्म तो दिया गया है 5 इयर्स, बट कई बार ऐसा हमारे देश में हुआ है कि उससे पहले भी इनका अस्तित्व समाप्त हुआ है। इस प्रकार से ये व्यवस्था है और मैक्सिमम एज का कोई लिमिटेशन नहीं। तो आपने सुना, आपने देखा, चेयरमैन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार जिनको चाहती है चेयरमैन के रूप में रिकमेंड करेगी, राष्ट्रपति का सिग्नेचर अपॉइंटेड हो गए। चेयरमैन के लिए योग्यता दिया गया है, ऐसा कोई व्यक्ति चेयरमैन सभापति के रूप में नियुक्त होगा जिनको पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन का एक लॉन्ग एक्सपीरियंस हो। तो भारत में सार्वजनिक जीवन का एक लंबे समय का अनुभव हो, यह सभापति चेयरमैन की योग्यता है। ऐसे ही व्यक्ति को गवर्नमेंट रिकमेंड करती है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया, चेयरमैन अपॉइंटेड हो गए। अदर जो 4 मेंबर्स हैं, इनके लिए सेपरेटली योग्यता दिए गए। तो आइए देखा जाए 4 मेंबर की योग्यता आपके संविधान में कैसे दिया गया। ये 4 मेंबर, 4 मेंबर हैं, इनकी योग्यता की हम लोग बात करें। 4 मेंबर्स की योग्यता इस प्रकार से दी गई, यानी एक मेंबर की योग्यता दी गई है। नंबर फर्स्ट, माना जाना इकोनॉमिस्ट, यानी माने जाने ये अर्थशास्त्री।
नेक्स्ट मेंबर की योग्यता दी गई है इस प्रकार से। नेक्स्ट मेंबर की योग्यता है ये हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हो, तो नेक्स्ट होंगे रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की योग्यता रखते हैं ऐसे व्यक्ति। और नेक्स्ट थर्ड मेंबर के लिए व्यवस्था है ये ऑडिट एंड अकाउंट के क्षेत्र में अच्छा अनुभव। ऑडिट एंड अकाउंट, ऑडिटेड अकाउंट के क्षेत्र में यानी लेखा परीक्षण और लेखांकन के मामले में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और नेक्स्ट मेंबर की योग्यता आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है फोर्थ के लिए, ये है फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी हिंदी में आप कहेंगे वित्त और प्रशासन के मामले में अच्छा अनुभव। तो आपने योग्यता देखा नंबर फर्स्ट, एक माने जाने अर्थशास्त्री हो, इकोनॉमिक्स के मामले में बहुत बड़ा नॉलेज, बड़े एक्सपर्ट हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो। और इस बार नेक्स्ट सेकंड देखिए तो हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहने का अनुभव, रिटायर्ड जज। और नेक्स्ट है लेखांकन और लेखा परीक्षण के मामले में अच्छा अनुभव। और नेक्स्ट फाइनेंस के मामले में और प्रशासन का अनुभव। तो कुछ लोगों के कमेंट में देख लो, आप ताबरेजी कर है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। किसका एक्सप्लेन करें ये तो लिखिए, या पूरे का एक्सप्लेन करें या सिर्फ इसका। तो मैंने बोला चलिए कर देते हैं फिर से। इसके एक चेयरमैन जो होंगे वो पब्लिक लाइफ का लॉन्ग एक्सपीरियंस, अन्य 4 मेंबर होंगे, 4 सदस्य, उनकी योग्यता अलग दिया गया है। तो चारों मेंबर्स की योग्यता सामने मैंने बोर्ड पर लिखा है, हिंदी में भी बोल रहा हूं, माने जाने अर्थशास्त्री। सेकंड है रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, या इस तरह की जज बनने की योग्यता रखते हैं। और नेक्स्ट है लेखा परीक्षण और लेखांकन के मामले में अच्छा एक्सपीरियंस, यानी ऑडिट एंड अकाउंट का एक्सपीरियंस। फोर्थ है वित्त और प्रशासन का अच्छा अनुभव। तो ये चारों बातें मैंने सिर्फ बोला नहीं, बोर्ड पर लिखा है। ये चारों मेंबर के सेपरेटली योग्यताएं हैं। ऐसे योग्य व्यक्ति को गवर्नमेंट मेंबर के रूप में रिकमेंड करती है, राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं, एज ए मेंबर अपॉइंटेड होते हैं। चेयरमैन सभापति के लिए मैं बोल ही चुका हूं, सार्वजनिक जीवन का, पब्लिक लाइफ का एक लॉन्ग एक्सपीरियंस। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट रिकमेंड करती है एज ए चेयरमैन, एज ए अदर मेंबर्स, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं। और इस प्रकार से इस कमीशन के चेयरमैन एंड मेंबर अपॉइंटेड होते हैं। टर्म मैं फिर से बोल दूं, इस कमीशन का टर्म होता है 5 इयर्स, 5 वर्ष। मैक्सिमम एज का कोई लिमिटेशन नहीं। तो अटॉर्नी जनरल के लिए भी मैक्सिमम एज का लिमिटेशन नहीं, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर के लिए भी लिमिटेशन नहीं, बट अटॉर्नी जनरल के लिए कोई टर्म फिक्स नहीं है। इनके लिए टर्म फिक्स है, कितना, 5 इयर्स। बट बिफोर 5 इयर्स भी कमीशन समाप्त हो चुके हैं, आप समझ गए होंगे। बट कमीशन पूछता है फाइनेंस कमीशन का टर्म, तो टर्म से मतलब है नॉर्मल टर्म, जो मैंने बताया ऑप्शन क्या होगा, 5 इयर्स। बट ये भी क्लियर कर दिया उसके पहले भी समाप्त हो चुके हैं। किस कारण से मैं बता चुका हूं, अगर 5 से पहले इन्होंने 5 वर्ष से पहले रिपोर्ट दिया तो समाप्त हो जाएगा। और निशान जी का विचार मैं देख रहा हूं, सर सभापति अध्याकाश, ये क्या लिख रहे हैं, सचिव में क्या अंतर है? अलग अलग पद है भाई, इसमें अंतर क्या है? तो अलग अलग पद है, जैसे सभापति या कहिए वो उसी का चेयरमैन का ही हिंदी है सभापति, ठीक है। तो अध्यक्ष प्रेसिडेंट का हिंदी है, सचिव अलग पद होता है। अब क्लियर हो गए होंगे किरण। तो अलग अलग ये बातें हैं और मैंने बोल दिया, यानी चेयरमैन का हिंदी है क्या, सभापति, प्रेसिडेंट का हिंदी है अध्यक्ष, ठीक है। और सचिव अलग पोस्ट होता है। सभी का एक्सप्लेनेशन हो गया। तो किरण मेरे ख्याल से आप समझ गए। आइए इसी के बाद हम लोग बातें करते हैं फाइनेंस कमीशन का वर्क क्या है, वित्त आयोग का कार्य क्या है, इस पर डिस्कस करें।
तो अभी तक जो वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन पर मैंने डिस्कस किया, मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा। अगर फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो, अभी तक जो डिस्कस किया तो बातें कर सकते हैं। अब मैं वर्क कार्य बताने चला हूं। क्या अभी तक कोई डाउट है? नहीं है डाउट, समझिएगा। तो मैं यह बात करूंगा फाइनेंस कमीशन का वर्क। देखिए, हम आप इंडियन पब्लिक, इंडिया गवर्नमेंट को लाखों करोड़ों रुपए एनुअली देते हैं विभिन्न तरह से टैक्सेस के मामले में। आप ऐसा मत सोचिए कि बड़े नौकरी पद पर जो है वही टैक्स देते हैं, बड़े बिजनेसमैन वही टैक्स देते हैं। आप आज स्टूडेंट हैं, बेरोजगार हैं, फ्यूचर में ऑफिसर बनने का प्रयास कर रहे हैं, बट आप भी टैक्स देते हैं। आप किसी भी रेस्टोरेंट कहीं खाना खाए, आप देखते होंगे वेटर जो बिल देता है जीएसटी उस पर लिखा है, तो जीएसटी आप भी देते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए तो अनेक तरह से और भी इनकम के सोर्स आप हैं। टैक्स के माध्यम से, अनेक माध्यम से आप ट्रेन से यात्रा किए, भारत सरकार को इनकम दे दिए। तो इस प्रकार से हमारे आपके द्वारा मेहनत की कमाई जो भारत सरकार को मिला है अनेक टैक्सेस के रूप में या जिस रूप में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बंटवारे का काम करता है कौन? फाइनेंस कमीशन। तो विभिन्न तरह से टैक्सेस से द्वारा जो धन प्राप्त हुए उनके डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारे के लिए रिपोर्ट कौन देता है? तो आपका जवाब होगा फाइनेंस कमीशन। ये रिपोर्ट देता है कि हिमाचल प्रदेश के लिए कितने हजार लाख करोड़, उत्तर प्रदेश के लिए कितने, पंजाब के लिए कितने, केरल के लिए कितने, आंध्र प्रदेश के लिए कितने, ये रिपोर्ट देगा। और लगभग देखा गया है इनके रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार इस धन मनी को विभिन्न राज्यों, सेंटर एटसेट्रा डिस्ट्रीब्यूट करता है विभिन्न राज्यों के लिए। तो इस प्रकार से फाइनेंस कमीशन, इसका नाम इसीलिए है क्योंकि इस कमीशन को संविधान जो जिम्मेदारी दिया है स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड, वित्त से संबंधित इनको जिम्मेदारी है, इसलिए इसका नाम है वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। इस आर्टिकल में है, कैसे है, ये सभी कुछ आपने देखा। प्रथम वित्त आयोग का सभापति कौन था, ये भी आपने देखा, एटसेट्रा सभी बातें। आर्टिकल आपसे पूछा गया है, आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट में असिस्टेंट ग्रेड का एग्जाम जो होता है एक बार उसमें भी पूछा है, पार्लियामेंट के एग्जाम में भी पीटी में पूछा गया है। तो ये महत्वपूर्ण आर्टिकल, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं उन सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। इसलिए सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के आर्टिकल आपको नोट्स में भी हम दिए हैं, यहाँ राइटिंग भी करना है, आपको याद होना चाहिए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संवैधानिक निकाय के अनुच्छेद अक्सर पूछे जाते हैं। कई बार तो देखा गया है कि संवैधानिक निकाय के अनुच्छेद लिखते हैं और संवैधानिक निकाय उनके सामने देते हैं, एग्जैक्टली मैच नहीं होगा और आपसे पूछा जाएगा मैच कीजिए, एबीसीडी 4 ऑप्शन होगा। तो मान लीजिए दे दिया आर्टिकल 148 टू 151, उसके सामने दिया फाइनेंस कमीशन, और आर्टिकल दे दिया 76, उसके सामने दे दिया कैट, आर्टिकल 280 उसके सामने अटॉर्नी जनरल, इस तरह से दिया है और मैच करने को दिया। तो आप समझ ही गए, मैच भी कर सकते हैं। सिंगल आर्टिकल पूछा, इसमें क्या है, तब भी ऐसे कमीशन क्वेश्चन करता है। तो आपने देखा फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट करना है तो बाई प्रेसिडेंट केंद्र सरकार के रिकमेंडेशन पर, चेयरमैन या मेंबर को रिजाइन करना है तो किन को करेंगे, राष्ट्रपति को। हटाने की व्यवस्था है तो बाई प्रेसिडेंट हटाए जाएंगे। कभी भी हमारी इंडिया गवर्नमेंट हटाना चाहती है तो ऑन पेपर रिमूवल के लिए रिकमेंड करेगी, किसी मेंबर को हटाना है रिकमेंड करेगी, और राष्ट्रपति सिर्फ सिग्नेचर कर दिए, हट गए। समझिएगा, अटॉर्नी जनरल और इसी प्रकार से फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एंड मेंबर, ये सभी पोस्ट प्रसाद पर्यंत माने गए हैं राष्ट्रपति की, ऑन प्लेजर्स माने गए। गवर्नर भी इसी कैटेगरी में आते हैं, प्रधानमंत्री भी इसी कैटेगरी में। यानी ऐसे पोस्ट जो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड आल्सो रिमूव बाय प्रेसिडेंट, ऐसे पद जो राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाएं और उन्हीं के द्वारा नियुक्त करने की व्यवस्था हो और हटाने की दोनों की व्यवस्था हो, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ऑन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट माने गए। तो अटॉर्नी जनरल है, फाइनेंस कमीशन, ये पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ऐसे कुछ पोस्ट हैं जो नियुक्त करने, अपॉइंट करने की व्यवस्था बाई प्रेसिडेंट है, बट हटाने की व्यवस्था बाई प्रेसिडेंट नहीं है, बाई पार्लियामेंट, कोई अदर बॉडी के द्वारा। तो उसको कहेंगे कि वह पोस्ट राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल,
अभी मैंने कैग की बात किया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो कैग जो होते हैं हटाए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, सॉरी नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट बट नॉट रिमूव बाई प्रेसिडेंट। कैग के लिए व्यवस्था है रिमूव बाई पार्लियामेंट। तो कैग एक ऐसा पद है जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन हटाने का पावर संविधान राष्ट्रपति को नहीं दिया है, हटाने का पावर संविधान पार्लियामेंट को दिया है। इसलिए कैग राष्ट्रपति के ऑन प्लेजर्स नहीं होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होगा। तो कमीशन आपसे क्वेश्चन करेगा इनमें से कौन सा पोस्ट है जो राष्ट्रपति के प्लेजर्स नहीं है, प्रसाद पर्यंत नहीं है। अब आपके पास जवाब है, क्लियर? अब जवाब दे सकेंगे। क्वेश्चन में सुना दूं, जैसे प्रसाद पर्यंत में वही पद जो नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा, उन्हीं के द्वारा हटाए। तो गवर्नर मालूम है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त और हटाने की व्यवस्था। अटॉर्नी जनरल नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा, हटाने के भी। प्रधानमंत्री नियुक्त होता है राष्ट्रपति के द्वारा, अन्य मंत्री भी केंद्र के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त, हटाने की व्यवस्था राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन कैग राष्ट्रपति द्वारा नहीं। इसी प्रकार से देखा जाए यूपीएससी के चेयरमैन मेंबर राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, इसी प्रकार से चीफ इलेक्शन कमिश्नर राष्ट्रपति के द्वारा नहीं। तो अर्थात ये पोस्ट जो होंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा, हटाने की व्यवस्था राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, किसके द्वारा? पार्लियामेंट। भाई इसमें समझ आए। तो जितने ऐसे पद मैंने बोला, जैसे कैग, जैसे जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एंड मेंबर, ये सारे मेंबर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होते, राष्ट्रपति के प्लेजर्स नहीं होते। तो आपसे कमीशन पूछेगा इनमें से कौन सा पोस्ट है जो राष्ट्रपति के ऑन प्लेजर्स, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है। ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन होगा अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन होगा गवर्नर, नेक्स्ट ऑप्शन होगा सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपका सही ऑप्शन कौन होगा? कौन सा पोस्ट राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ऑन प्लेजर्स नहीं है? ऑप्शन में दे चुका हूं, कौन सा पोस्ट राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है, कौन सा पद ऑन प्लेजर्स राष्ट्रपति का नहीं है। ऑप्शन फिर से सुना दूं, ऑप्शन गवर्नर, बी ऑप्शन प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन अटॉर्नी जनरल एंड डी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जल्दी आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट में देखना चाहता हूं जवाब। गौरव माउर का जवाब आ गया, अमृत राज का भी जवाब आ गया। जल्दी सभी लोग जवाब दीजिए, जो भी ऑनलाइन है, लाइव जो भी हमसे जुड़े हैं। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग हमारी बात को अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जवाब दीजिएगा, जल्दी जवाब दीजिए। और लोग भी, मैक्सिमम लोगों का जवाब मैं चाहता हूं, जल्दी। तो ध्यान दीजिएगा, दो लोग अभी तक गलत जवाब दिए हैं, एक तो किरण और दूसरा संदीप। किरण ने जवाब दिया है सी और संदीप ने लिखा है प्रधानमंत्री। सही जवाब इसमें होगा डी, और डी में मैंने ऑप्शन में दिया था सीजेआई। बाकी जितने आप सभी लोगों ने जवाब दिया है, मुझे बड़ी खुशी है, सभी लोगों ने जवाब सही दिया है। सब ने दिया है डी, सब ने दिया है सीजेआई, डी में सीजेआई मैंने दिया था। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैक्सिमम लोग बड़े सही ढंग से हमारी बातों को सुने हैं। और ये क्वेश्चन कमीशन पूछ चुका है, यूपीएससी भी पूछा है, स्टेट पीसीएस में भी पूछे गए हैं। मेरे ख्याल से कुछ लोग बहुत सीरियस नहीं सुन रहे हैं हमारे बातों को। तो अगर नहीं सुने अच्छे से तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, सुनिएगा, तब भी अब क्लियर होंगे। इस तरह से बड़ी अच्छी बात लगी कि इस क्वेश्चन को जो यूपीएससी पूछा है, स्टेट पीसीएस पूछे हैं, मैंने आपको समझाया और लगभग लोग समझ गए। जवाब सही देने से मीनिंग है समझ गए। तो आइए इसी के साथ ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंस कमीशन, ये समाप्त होता है। इनके बारे में हम लोग डिस्कस किए। हम लोग नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर अब डिस्कस करने चला, और नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर जो हम लोग बातें करेंगे, ये नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी
और ये होगा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन। तो नेक्स्ट होगा इलेक्शन कमीशन। हिंदी में आप इसे कहेंगे निर्वाचन आयोग। और इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग की जो बात है, इनके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं, इनके लिए आर्टिकल्स दिए गए। ये आर्टिकल 324 टू 329, तो ये आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक आपके संविधान में व्यवस्था दिया गया, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। क्लियर? तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप सभी जो लाइव हमसे जुड़े हुए हैं, आप देख रहे होंगे मोबाइल टाइम को, टाइम बहुत कम है, थोड़ा सा समय, और समय 5 मिनट बचा हुआ है। इतने कम टाइम में नहीं होगा, बट मैं कंटिन्यू करता हूं। जो भी बचा रहेगा नेक्स्ट क्लास जब लूंगा तो आप शुरू से फिर दोबारा सुना दूंगा, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आगे का भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, हम लोग बातें करते हैं इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन जो आपने देखा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक निकाय है। ये किन उद्देश्यों के साथ आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर ने व्यवस्था की है और क्या इनको अधिकार है, क्या पावर है, किन उद्देश्यों के साथ इनका क्रिएशन हुआ, किस तरह से ये इलेक्शन को कंडक्ट कराते हैं, ये सारी बातें हम लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इसका स्टार्टिंग में आर्टिकल जो आपने देखा है 324, आर्टिकल 324 पार्ट फर्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर ने मेंशन किया है, इंडिया में एक इलेक्शन कमीशन होगा, हमारे देश में एक निर्वाचन आयोग होगा, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एंड अदर उतने इलेक्शन कमिश्नर, उतने निर्वाचन आयुक्त होंगे जितना टाइम टू टाइम, समय समय से राष्ट्रपति नियुक्त करना आवश्यक समझे। तो अनुच्छेद 324 पार्ट फर्स्ट में कहा गया है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जितना समय समय से राष्ट्रपति नियुक्त करना जरूरी समझे। और देखिए, राष्ट्रपति को जरूरी समझने से मीनिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर, अन्य निर्वाचन कौन होंगे आयुक्त, ये डिसाइड करने का, निर्णय लेने का पावर राष्ट्रपति को नहीं है, केंद्र की सरकार। तो इसका सेंस केंद्र सरकार से है, वास्तविक शक्ति, रियल पावर केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार नेम रिकमेंड करती है, इस मामले में राष्ट्रपति सिर्फ सिग्नेचर करते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था दिए गए। एक बात बच्चों आप सभी को बता दूं, आप लोग पीसीएस मेंस, आईएएस मेंस देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से मेंस में भी राइटिंग करने को कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो इलेक्शन कमीशन से भी क्वेश्चन हो चुका है, 100 वर्ड में पूछा है एक बार इलेक्शन कमीशन पर आपको राइटिंग करने को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रोल, भूमिका पर आपको विचार देने, यानी क्या करता है, क्या पावर है, कैसे कैसे काम, ये लिखना है। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन जानते होंगे हम लोग जीएस की फैकल्टीज, टाइम्स की फैकल्टी, आप जानते होंगे, आपको शायद सूचना मिला होगा, पीटी कम मेंस बैच भी ला रहे हैं। और पीटी कम मेंस सिविल सर्विस के लिए जो ला रहे हैं, पीसीएस आईएएस के लिए, उसमें मॉड्यूल्स वाइज ला रहे हैं। तो सबसे पहले आ रहा है ज्योग्राफी का, अमन सर जो ज्योग्राफी पढ़ाते रहे उनके द्वारा। जस्ट उसके बाद मेरा आएगा पॉलिटी का, और उसमें आपको सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, एक बहुत बड़ी आर्ट होता है एग्जामिनी का, राइटिंग करना। बहुत नॉलेज है, अगर राइटिंग कैपेबिलिटीज आप में नहीं है, लेखन दक्षता क्षमता नहीं है, तो बहुत अच्छा नॉलेज होते हुए आप स्कोर अच्छा नहीं कर पाते हैं। और मेंस में अच्छा स्कोर नहीं किए तो पीटी में चाहे जितना नंबर पाए हैं कोई मतलब नहीं। पीटी तो सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होता है सिविल सर्विस के लिए।
बस सिर्फ मेंस में बैठाने की दक्षता है, योग्यता है। आपके सिलेक्शन के लिए नंबर जो एडेड होते हैं, जोड़े जाते हैं, वो मेंस और इंटरव्यू का। तो बहुत ज्यादा नॉलेज है और किसी एग्जामिनी को बहुत ब्रिलियंट है, किसी एग्जामिनी को अच्छा एक्सप्रेशन करना, राइटिंग नहीं आता है, सिलेक्शन नहीं पाता है, या किसी तरह पाता भी है तो एलाइट छोटा पोस्ट मिलेगा, अच्छा पोस्ट नहीं मिलेगा। और ये राइटिंग इसलिए मैंने कहा कि पीटी कम मेंस के बैच में हम टाइम्स के टीचर्स सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, क्वेश्चन भी फ्रेमिंग करेंगे, क्वेश्चन देख करके आपके सामने बोलकर किस तरह से राइटिंग किया जाए ये फ्रेमिंग भी करेंगे। और उस वीडियो को देख, सुनकर, पढ़कर, देखकर अब बार बार अच्छे ढंग से किसी भी क्वेश्चन को मेंस में रिटन राइटिंग करने का, लिखने का एक आर्ट आप में डेवलप होगा। तो लेखन की कला जो नंबर दिलाता है, वह आपको प्रमोट करने का, आप में ये सुधार लाने का हम टाइम्स के लोग प्रयास करें। हम टाइम्स के लोगों का उद्देश्य है कि सिर्फ पढ़ाकर कोर्स कंप्लीट करना नहीं, पीटी कम मेंस के बैच में जो मेन आवश्यकता है स्टूडेंट बच्चों का, जो कोचिंग पूरा नहीं करती है, हम लोग पूरा करने का प्रयास इस मंच के माध्यम से और इन्हीं उद्देश्यों के साथ कि जब अच्छे से राइटिंग करेंगे, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोई पीसीएस या सिविल सर्विस आईएएस मेंस में, तो आप रिजल्ट अच्छा देंगे। हम टाइम्स का यही उद्देश्य है, मैक्सिमम रिजल्ट लेना, घर घर में एक सरकारी नौकरी, इन उद्देश्यों के साथ। तो जो भी हमारे बैचेस आ रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ाने का काम नहीं, राइटिंग और डेवलप करने का काम करेंगे। और इमरान का कुछ विचार कमेंट है, मैं पढ़ लूं। सर माई 30 डेज वेस्ट कर दिया, तो क्या मैं अब एनटीपीसी क्रैक क्या लिख रहे हो इमरान? बोलो जल्दी, तुम्हारी बात हम नहीं समझ पाए भाई। 30 डेज क्या हो गया? इमरान जल्दी बोलो भाई, अपनी बात तुम क्लियर नहीं किए, जल्दी बोलो इमरान, जल्दी बोलो। 30 डेज तुम्हारा क्या वेस्ट हुआ? इमरान सबसे पहले सुन लो, ये एनटीपीसी का बैच नहीं है, जीएससी स्पेशल का बैच है, कोई पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है। तो एनटीपीसी की बातें इमरान, ये 3-5 की बातें यहां न करो। मुझे लगता है खोपड़ा तुम्हारा गड़बड़ है। ये बैच एनटीपीसी का नहीं है, जीएससी स्पेशल। और यहां पर इस तरह की बातें करो, पहली बात क्लियर बोल भी नहीं रहे हो। सर 30 डेज बीमार था, तो क्या अब माई एनटीपीसी? अच्छा ये बात है। अब बताओ तुम अपनी बातें कितनी अधूरी कर रहे हो। मुझे लगा कि टाइम्स पर ब्लेम लगा रहे हो, बट तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है, बीमार हो, व्यक्तिगत तुम बातें तो क्लियर करो भाई। देखो इमरान, 30 दिन जो बीमार रहे हो और ये कह रहे हो कि क्या अब एनटीपीसी सक्सेस होंगे, बिल्कुल हिम्मत, हौसले हैं तो कर सकते हैं। अब इन कमियों को पूरे भरोसे, विश्वास के साथ अब पूरा कीजिए, एक स्टडी के साथ करने का प्रयास कीजिए। शुभकामना है टाइम्स के हम सभी लोगों का, आप सफल होंगे। लेकिन जो भी पढ़ाई कीजिए भरोसे, विश्वास के साथ, इस कम समय में भी अच्छे से मेहनत करेंगे, हौसले बुलंद हैं तो निश्चित पाएंगे। तो इस भरोसे के साथ, समझ गए, हमारे भी शुभकामना, आशीर्वाद है। इमरान आप सफल हों, आप सभी बच्चों के लिए मेरा आशीर्वाद है, आप सभी ऑफिसर बने और आपके ऑफिसर बनने में हम सहभागी हों। इसलिए हम लोग जो बैचेज ला रहे हैं उस एसडेस्टी के साथ कि आप ज्यादा स्कोर करें, ज्यादा नंबर पर। थैंक यू। मेरे ख्याल से टाइम हो गया, तो शेष बातें, ये इलेक्शन कमीशन 2-3 मिनट टाइम तो हम पढ़ा नहीं पाए, अगली क्लास में आप बताइएगा, यहीं से स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। तो इसी के साथ आज का क्लास टाइम हो गया, मैं यहीं ऑफ करता हूं। इसी प्यार के साथ हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, इसी जोश के साथ, और इसी के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज यही क्लास ऑफ करते हैं। गुड बाय, टेक केयर।